हेलो वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या कह रहा है। स्टॉक ए एंड बी हैव डिस्प्लेड द फॉलोइंग रिटर्न्स ओवर पास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 साल के जो रिटर्न्स हैं 23-24 के, स्टॉक ए का रिटर्न है 10 एंड 16%, स्टॉक बी का रिटर्न है 12 एंड 18%। अब हमसे पूछा गया व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो मेड अप ऑफ 45% ऑफ ए एंड 55% ऑफ बी। तो हमारे पास 45% तो ए है और 55% बी है, तो हम यहाँ पे बड़ा इजीली वेटेड रिटर्न लगा करके टोटल रिटर्न निकाल सकते हैं पोर्टफोलियो का। लेकिन वेटेड रिटर्न के लिए हमारे को स्टॉक ए का या स्टॉक बी का रिटर्न एक्चुअली जो है वो पता होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्टॉक ए से शुरू करते हैं। अब स्टॉक ए के बारे में मैं क्या जानता हूं कि स्टॉक ए के रिटर्न्स हैं 10% एंड 16%। तो इसका मतलब अगर मैं स्टॉक ए की बात करता हूं तो रिटर्न क्या है स्टॉक ए का, इसका एवरेज ले लें क्योंकि 2 साल का पीरियड है हमारे पास, तो हम इसका एवरेज ले सकते हैं। तो वो हो जाएगा हमारे लिए 13%। सिमिलरली अगर मैं स्टॉक बी का रिटर्न लेना चाहूंगा तो वो क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑफ बी कितना हो जाएगा, वी हैव 12% प्लस 18%, तो यहां पे आ जाएगा 2, तो वी कैन गेट 15%। तो इस तरह से हमारे पास दोनों स्टॉक्स के रिटर्न्स आ गए हैं। अब हमारे पास एक पोर्टफोलियो बना हुआ है जो कि 45% और 55% का बना हुआ है, 45% ऑफ ए एंड 55% ऑफ बी। तो अब हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, इसका वेटेड रिटर्न निकाल लेते हैं। तो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा हमारे लिए, वेट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑफ बी। तो ये बन गया हमारे लिए फॉर्मूला। तो अब अगर हम यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे को मिलता है वेट ऑफ ए है 0.45, ये कहां दिया हुआ है 45% दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑफ ए कितना है 13%, प्लस वेट ऑफ बी विच इज 0.55 मल्टीप्लाइड बाय हमारा आया था 15%। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे लिए 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 13, इसको मेमोरी में डाल देते हैं, 0.55 मल्टीप्लाइड बाय 15, इसको भी मेमोरी में ऐड कर देते हैं, मेमोरी रिकॉल करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 14.1%। तो इनका जो एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न है इस पोर्टफोलियो का वो क्या होगा 14.1%। तो अगर आपका पोर्टफोलियो इस तरह का बना हुआ था कि जिसमें 45% ए था और 55% बी था, तो अब आपका पोर्टफोलियो कैसा हो गया 14.1 रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस पोर्टफोलियो से। अब अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस लें तो हमारा जो रिटर्न आ रहा है वो कैसा आ रहा है, जो लोएस्ट रिटर्न है उससे थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, 13% से ऊपर आ रहा है, और जो हाईएस्ट रिटर्न है 15% उससे थोड़ा सा कम आ रहा है। तो ये हमारे रिटर्न्स रहेंगे। अब आगे क्या पूछा गया हमसे, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच स्टॉक। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं हम, और स्टैंडर्ड डेविएशन में एक बात का ध्यान रखें कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला होते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, एक तो आप यूज कर सकते हो सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, और एक और यूज कर सकते हो आप सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n-1। ये दोनों फॉर्मूले वैलिड फॉर्मूले हैं, लेकिन होता यह कि जब हम सैंपल यूज कर रहे थे तो सैंपल के अंदर जनरली हम क्या यूज कर लेते हैं n-1, और जब आपके पास पॉपुलेशन का डेटा होगा तो आप कौन सा यूज कर लोगे, n वाला। अब इसमें एक बात यह है कि अगर आपका सैंपल 30 या उससे नीचे है तो आप सैंपल के अंदर ये यूज कर लीजिए, और अगर आपका सैंपल बड़ा है 35, 40, 200 रीडिंग्स का है तो आप सिंपली उसके अंदर भी क्या कर सकते हो n। छोटी सैंपल वैल्यूज के अंदर क्या होता है कि एक छोटा सा प्रॉब्लम रहती है कि हम किसी भी वैल्यू को थोड़ा सा एक्सैजरेट कर देते हैं या उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देते हैं, क्योंकि आपने तो क्या किया, एक पॉपुलेशन के अंदर से एक छोटा सैंपल लिया है, तो वो सैंपल का बिहेवियर कैसा भी हो सकता है। अगर उसमें ज्यादा छोटी वैल्यूज आ गई हैं तो आपका सैंपल मीन छोटा आ जाएगा, अल्टीमेटली स्टैंडर्ड डेविएशंस बड़े आ जाएंगे। अगर आपने बड़ी वैल्यूज का सैंपल ले लिया है तो आपका सैंपल मीन बड़ा आ जाएगा, अल्टीमेटली आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो फिर से गड़बड़ आ जाएगा। तो इसलिए अगर सैंपल छोटा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और हमारा सैंपल कितना है, ओनली 2 डेटा पॉइंट्स है हमारे पास। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, लेट अस सी क्या है हमारे पास। दिस वाज योर क्वेश्चन ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन बी पे। अब व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच स्टॉक। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, जो स्टैटिस्टिक्स के टाइम से हम पढ़ते आए हैं। स्टॉक ए की बात करते हैं सबसे पहले। स्टॉक ए के रिटर्न्स कितने कितने हैं, 10% एंड 16%। तो 10% का रिटर्न है, 16% का रिटर्न है। उसके बाद हमारे को क्या चाहिए होता है, ये हमने लिखा था यहां पे सिग्मा डी स्क्वायर। डी क्या होता है, डेविएशंस फ्रॉम मीन। अब 10 और 16 का मीन कितना आ जाएगा, अगर मैं यहां पे 10 और 16 का मीन निकालने की कोशिश करता हूं तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 16 इज 26 अपॉन 2 दैट इज 13। तो 10 और 16 का मीन तो आ गया 13, तो हम यहां पे डेविएशंस निकाल सकते हैं। डेविएशन ऑफ ए क्या होता है, x माइनस x लेते तो x होता, अभी हम कर देंगे इसको a माइनस ए बार। ये बन गए हमारे डेविएशंस फ्रॉम मीन। तो ये कितना हो गया, 10 माइनस 13 वुड बी -3, 16 माइनस 13 वुड बी 3। हमारे को चाहिए डी स्क्वायर बन जाएगा 9 एंड 9, तो आपके पास डी स्क्वायर आ गया 18।
अब जब डी स्क्वायर 18 आ गया है तो इस फॉर्मूला को अगर हम देखें तो डी स्क्वायर को किससे डिवाइड करना है, n माइनस वन से। व्हाट इज n, 1 and 2। तो n 2 है तो हम डिवाइड किससे कर देंगे, 2 माइनस वन से। तो हम यहां देख सकते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a कितना आ रहा है, इट इज 18 अपॉन n माइनस वन विच इज 2 माइनस वन। तो ये फिर क्या बन गया हमारे लिए, ये हमारे लिए बन गया अंडर रूट ऑफ 18 अपॉन 1 विच इज अंडर रूट ऑफ 18, जिसको कि अगर हम सॉल्व करेंगे तो 18 का स्क्वायर रूट लेने से क्या बन जाएगा हमारे लिए, 4.24। तो हम a के अंदर क्या स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 4.24% का स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं b का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। b के स्टैंडर्ड डेविएशन की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा b का इसी तरह की टेबल, वेल वी हैव b, फिर हम इसके लिए निकाल लेंगे d ऑफ b, डेविएशंस ऑफ b विच वुड बी b माइनस b बार। ये हमारे लिए b कितने दिए हुए हैं, 10 एंड सॉरी 12 एंड 18, तो 12 एंड 18 तो हो गए हमारे b। अच्छा, इसका मीन कितना आ जाएगा, b बार कितना आ जाएगा, 12 एंड 18 30 अपॉन 2, सिग्मा x अपॉन n होता है, तो यहाँ b का मीन ले लें तो सिग्मा b अपॉन n। तो ये हो गया आपके लिए 15, 12 माइनस 15 करोगे तो यूल गेट -3, 18 माइनस 15 करोगे तो यूल गेट 3। तो हम यहाँ पे db स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 9 प्लस 9 दैट इज 18। इसका मतलब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b भी कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 18 अपॉन 2 माइनस 1, जिसको कि अपन सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही आ जाएगा 4.24%। तो ये हो गए हमारे पहले दो क्वेरीज, विच इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच पोर्टफोलियो। फिर अब हमारे को पता करना है व्हाट इज कोवेरिएंस ऑफ स्टॉक ए एंड बी। कोवेरिएंस क्या होता है, अभी तो हमने जो निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस बन जाएगा। तो वेरिएंस तो होता है विद इटसेल्फ जब हम उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, मतलब डी स्क्वायर अपॉन एन कर देते हैं। कोवेरिएंस में हम क्या कर देंगे, एक एलिमेंट तो ए रहेगा और एक एलिमेंट बी बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, विच इज आर कोवेरिएंस। तो यहाँ पे कोवेरिएंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सी कह रहा है हमारा, इसके लिए हम टेबल बनाते हैं, रिटर्न्स ऑफ ए, रिटर्न्स ऑफ बी। ए के रिटर्न्स क्या क्या हैं, 10 16, बी के हैं 12 18, 10 एंड 16, 12 एंड 18। तो हमारे पास ए और बी के रिटर्न्स आ गए। अब हम डी ए निकाल लेते हैं, विच वुड बी ए माइनस ए बार, डी बी निकाल लेते हैं, विच वुड बी बी माइनस बी बार, और फिर डी ए डॉट डी बी निकाल लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो हमने निकाल रखे हैं ए माइनस ए बार, -3 सभी कुछ -3, दोनों का ही क्या आ रहा है, -3 एंड 3, -3 एंड 3। तो -3 इंटू -3 वुड बी 9, 3 3 9। आपके लिए जो डी ए डी बी आ गया वो आ गया 18। तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं कि कोवेरिएंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए माइनस ए बार बी माइनस बी बार का समेशन ले लो अपॉन, अब इसमें भी वही स्टैंडर्ड डेविएशन वाली बात लगेगी कि अगर आपका सैंपल साइज छोटा है तो आप n-1 ले लो, सैंपल साइज बड़ा है या पॉपुलेशन डेटा है तो आप n ले सकते हो। तो हमारा तो सैंपल साइज बहुत छोटा है, सिर्फ 2 ही डेटा एलिमेंट्स पे हम काम कर रहे हैं, तो हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे इसको n-1 बना देंगे। तो क्या आ गया हमारे पास, ये रहा हमारे पास डी ए डी बी का सिग्मा विच इज 18 अपॉन n-1 वुड बी 2 - 1 दैट इज 18 अपॉन 1 दैट इज 18। तो हमारा कोवेरिएंस आ गया 18। अब लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये हो गया हमारा सी। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डिटरमिन द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ स्टॉक्स ए एंड बी। अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, हमारे पास एक रिलेशनशिप है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए। वो रिलेशनशिप क्या है कि आर ए बी अगर आपको निकालना है, आर ए बी हो गया कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। अगर आपको आर ए बी निकालना है तो ये बड़ा इजीली निकल सकता है अगर आपके पास ये सब वैल्यूज हैं तो। वैसे तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का हम जब स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं तो एक दूसरा फॉर्मूला भी यूज करते हैं, बट यहां पे जब हमारे को ये सारी चीजें मिली हुई है, कोवेरिएंस मिला हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशंस मिले हैं, तो हम इसी को यूज कर लेते हैं। तो आर ए बी दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन ए बी इज कोवेरिएंस ऑफ ए बी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। ये सारी वैल्यूज हमारे पास पड़ी हुई है। कोवेरिएंस ऑफ ए बी ये रहा 18, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी 4.24 एंड 4.24। तो हम यहां लिख देते हैं 4.24 मल्टीप्लाइड बाय 4.24। तो ये बन जाएगा आपके लिए 18 अपॉन 18 दैट इज 1। तो परफेक्ट कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है हमारे दो इन स्टॉक्स के बीच में। तो ये रहे हमारे लिए ये चारों आंसर्स। फिर से रिकैप कर लें, एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए, एक स्टॉक के एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए क्या किया था हमने, एवरेज ले लिया था। हाँ, यहां पर अरिथमेटिक एवरेज भी लिया जा सकता है, ज्योमेट्रिक एवरेज भी लिया जा सकता है। दोनों फिलॉसफीज को मानने वाले और सपोर्ट करने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग रीजंस देते हैं कि अरिथमेटिक मीन इज बेटर, कुछ अलग रीजन है जो ज्योमेट्रिक मीन को भी बेटर बताते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो यहां पे हमारे पास प्रोग्रेसिव
क्यूमुलेटिव एवरेजेस आती हैं, ग्रोथ आती है, तो ग्रोथ हम जो कहते हैं 5%, इस साल की 3%, इस साल की 10%, तो वो क्या हो रही है, पिछली वाली ग्रोथ को इंक्लूड करके आती है। तो कायदे से यहाँ पे हमारे को ज्योमेट्रिक मीन लेना चाहिए। बट बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स भी हमारे को मिलते हैं जहां पे अरिथमेटिक मीन ज्यादा बेटर यूज होता है फोरकास्टिंग के लिए। अगर आप फ्यूचर का देखना चाहते हो कि भाई किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो अरिथमेटिक मीन गिव्स वेरी गुड एवरेजेस। तो बहुत ज्यादा यूज जो किया जाता है वो अरिथमेटिक मीन किया जाता है जब भी हम ये फाइनेंशियल कैलकुलेशंस एसएपीएम से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जो फोरकास्टिंग के लिए करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए करते हैं, उसमें अरिथमेटिक मीन यूज करते हैं। तो हमने क्या यूज कर लिया था, अरिथमेटिक मीन। तो आपने पहले तो क्या कर लिया, दोनों के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकाल लिए और फिर उसका वेटेड रिटर्न ले लिया, तो आपके पास पहला आंसर आ गया। दूसरा था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच। तो इसमें बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्योंकि ये सैंपल है तो हम लेंगे n-1। फिर थर्ड वाला था कोवेरियंस। कोवेरियंस के लिए हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, कोवेरियंस ऑफ ए बी इज a माइनस ए बार मल्टीप्लाइड बाय b माइनस b बार का सिग्मा। तो जितने भी ऐसे आपके पास पेयर्ड डेटा हैं उनके आप डेविएशंस ले लो, a के अलग से b के अलग से, और उनको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय, अगर छोटा सैंपल है n-1 30 या उससे बड़ा सैंपल है तो n पॉपुलेशन है तो भी n यूज कर सकते हैं। और लास्ट था आपका डिटरमिन कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए हमने ये यूज कर लिया। सो दिस इज इट फॉर दिस प्रॉब्लम। अगली बार मिलते हैं एक नई प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।